हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग ने पिछली वीडियो में 4 चैप्टर कर लिया था कंप्लीट और उसका टेस्ट भी कर लिया था। तो अभी आज हम लोग करने वाले हैं, देखिए 10वें चैप्टर से, मतलब 9 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है 4 वीडियो में और ये 5वां है। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं उसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि 10 दिनों में ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर इसी से आपका टेस्ट भी होता है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम में आएंगे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इसमें से, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद क्या है? तो 36 से 51 तक है ये, ठीक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सब हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा हुआ था और यही मेन है इम्पोर्टेंट, आपको इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार बना के रखिएगा, आ सकते हैं क्वेश्चन। आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है, मतलब नीति निर्देशक का तत्व का की जो प्रकृति है वो अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है। इसके निम्न पक्ष हैं नीति निर्देशक के, क्या है? ये असर्शन रीजन में भी बन सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहला, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। दूसरा, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। ओके, और तीसरा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। मतलब जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, और जरूरी नहीं कि सब में लागू किया जा सके, ये राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है। ये आगे देख सकते हैं, आप लोग पहले पढ़े हैं ना हम लोग। चलिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 38 में क्या है? इसके तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष व स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य आदि। अब देखिए, इसमें से ये पूछता है कि समान पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? तो आर्टिकल 39 में है, इंपॉर्टेंट करिएगा। और नेक्स्ट है 39 क में क्या है? इसके तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 40 में। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान है। इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान है। आगे देख, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की जरूरत है और जो कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, ये 2005 का हो गया 100 दिन का। अब इसको संशोधित करके क्या लाया गया है? जी राम जी। ओके, और इसमें दिनों की संख्या, रोजगार की जो संख्या है दिनों की, वो 125 कर दी गई है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट में, करंट में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? तो आर्टिकल 42 में है। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 में है, इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 44, कि इसके तहत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 में क्या है, इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। ये IAS 2012 में आया हुआ है। अनुच्छेद 48 में है के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है, 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व अन्य वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं एवं कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। ये इससे क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा। ये भी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसमें और ये नीति निर्देशक तत्व में, ये भाग मौलिक अधिकार किस में था, तो भाग 2 में था, अरे सॉरी 3 में था, भाग 3 में 3, और ये भाग 4 में है। ओके, देख लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं और जो नीति निर्देशक है वो भाग 4 में है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से संविधान से प्रेरित है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है मौलिक अधिकार की, जबकि नीति निर्देशक की सकारात्मक है। ये वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इन्हें वाद योग्य मतलब अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, करवा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। 5वां कानूनी रूप से मान्य है और 5वां नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है इसकी, नीति निर्देशक की। और मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नीति निर्देशक लागू करवाने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं और जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए होते हैं। नागरिक को स्वतः प्राप्त होता है मौलिक अधिकार, और जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। इसमें भी देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसमें है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है। अनुच्छेद 51 क 3 जनवरी 2000 अनुच्छेद 51 क 3 जनवरी 1977 से लागू है। मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का न्यायालय प्रकृति का नहीं बनाया गया है, न्यायोचित प्रकृति का नहीं बनाया गया है, अर्थात मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट,
इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर शामिल किया गया संविधान में, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सन 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में। ये किससे लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है वो क्या है, इसको भी जानते रहिए। तो 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, यही हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। किसके प्रति, भारत के प्रति, संविधान के प्रति। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। संविधान, पहला संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ख है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध हो। है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सॉरी। जो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ध्यान रखिएगा, विदेशी नागरिकों के लिए ये नहीं है मूल कर्तव्य, ये भारतीय नागरिकों के लिए है। अतः विदेशी जो भारत आते हैं उन पर मूल कर्तव्यों के लागू होने से छूट प्राप्त है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए सन 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों के लिए किसका गठन किया गया था, तो जे.एस. वर्मा समिति का। और मूलतः संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो क्या, कि जो अभिभावक है, माता पिता या जो भी पालनहार है, जो पाल रहा है बच्चे को, उसको क्या करना है, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये आ गया आपका संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका है तो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, तो राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होता है। इस लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है उसमें क्या है, तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के पास बहुत काम तो रहता है, लेकिन वो बहुत सारे काम नहीं करता है। उसका काम कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होता है। लेकिन कोई भी कार्य प्रधानमंत्री बिना राष्ट्रपति की सलाह से नहीं करता है।
भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन 52 से लेके 78 अनुच्छेद तक है। नोट क्या है? तो भारत में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसकी मूल पहचान यह है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका या विधायिका संसद, विशेषतः निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब अगर सदन 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, तो जो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। और संसद में 3 लोग रहते हैं, कौन कौन? एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिला के संसद बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए थोड़ा ग्राफ भी है, इससे समझ लीजिए संघीय कार्यपालिका का ढांचा। ये देखिए भारत सरकार है, भारत सरकार में ये विधायिका होता है, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। और ये जो है ये तीनों से अलग है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। ठीक है, अब आप ऊपर पढ़े हैं, बताइएगा कि कौन से आर्टिकल में है। तो देखिए विधायिका में राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी रहती है? तो 550। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और मंत्रिपरिषद, इसमें प्रधानमंत्री। और न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होता है। ठीक है, इसी सबके इर्द गिर्द पूरे कार्य होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल कितने में है? तो आर्टिकल 52 में है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। निर्वाचन कैसे होता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर सिर्फ यही बस लिख देगा कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, तो नहीं, जब निर्वाचित सदस्य रहेगा तो ही सही रहेगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। अनुच्छेद 55(3) में क्या है कि अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट है जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना होता है यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभा विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। पदावधि देख लेते हैं कि पद कितने अवधि तक होता है। तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्षों की होती है। जिसमें से देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो भी चीजें हैं वो किसमें दी गई हैं? तो आर्टिकल 57 में दी गई हैं। तो राष्ट्रपति का कितने समय तक पद रहता है, अवधि रहती है? तो
5 वर्ष तक। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक वो बना रहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का पात्र है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अब योग्यताएं देख लेते हैं। योग्यता अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का विवरण क्या हो सकता है? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। इतने जो है आपको चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। नोट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये सब लाभ के पद नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। समझ में आया कि अगर राष्ट्रपति एक बार चुना जाता है तो वो उस चुने जाने के बाद किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, शपथ किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ है। 60 से शपथ याद रखिएगा। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है? तो 60 में है। किसके द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। अगर वो नहीं है तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है। वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में राष्ट्रपति के वेतन कितना है? तो मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदन संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। मतलब आप लोगों को समझ में आया कि देखिए महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। पहली बात कि राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना मिल जानी चाहिए, सूचना देना होगा। उसके बाद जो सदन है ना उसकी कुल सदस्य, सदन में जितने सदस्य हैं कम से कम उनका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद सदन की कुल सदस्य संख्या, जितनी सदन की कुल संख्या है उसमें से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित मतलब होता है। लास्ट में महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। विशेष यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आता है। अभी बिहार का भी जैसे फॉर्म आ रहा है ना, तो आप लोग देखिएगा कि सीक्वेंस लगाने के लिए पूछता है। अभी तो किसका पेपर था?
हम्म, बीच में जीडीसी का ही था क्या? उसमें ये क्वेश्चन आया था सीक्वेंस लगाने के लिए, किसी में तो था, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था कि सीक्वेंस लगाइए कि कौन से राष्ट्रपति कब से है। तो देखिए राष्ट्रपति सीक्वेंस लगाइए, तो पहले सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, उनका आप कार्यकाल देखते जाइएगा। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन थे, चौथे वीवी गिरी, पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो इन्हीं के द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा रखा गया था। और जो आठवें हैं वो आर वेंकट रमन, नौवें शंकर दयाल शर्मा, 10 के आर नारायण, 11वें एपीजे अब्दुल कलाम, और 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13 प्रणब मुखर्जी, 14 रामनाथ कोविंद, और 15वीं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कब से? तो 25 जुलाई 2022 से अब तक है। ठीक है, ये वर्तमान समय का है। आप लोग इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। नोट, अभी तक वीवी गिरी, जो वीवी गिरी है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायाधीश, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई सन 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, तथा बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी और वह द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित हुए। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट है, ये सब याद की जाती हैं चीजें और समझी जाती हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो पहली बार चुनाव में पराजय हुआ था उनकी, जबकि दूसरी बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल का देख लीजिए कब से कब तक है। तो ये 12वें क्रम की थी, और ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक थी। ठीक है, और वही पहली मान लीजिए प्रतिभा सिंह पाटिल थी, और दूसरी हैं ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकारी शक्तियां में से क्या है? राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां हैं। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में यह अनुच्छेद उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई हैं, सॉरी, नाम से की हुई कही जाएंगी। ठीक है, वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति की का जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों का नियुक्ति करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। मतलब जैसे अभी कहीं किसी भी जगह का जो उच्च न्यायालय है वहां से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर भी कर सकता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। विधायी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। संसद के सत्र को बुलाने,
सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित जो विधेयक रहता है, जब तक राष्ट्रपति के अनुमोदन नहीं देता है तब तक कानून नहीं बनता है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है, ध्यान रखिएगा। नोट, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो 3 स्थितियों की संभावना बनती है। पहला, विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। मतलब एक बार जैसे मान लीजिए विधेयक राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी और दोबारा उसको दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति मतलब कि ना करे, वो विधेयक पारित ना करे, वो बाध्य है कि उसको करना ही पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, मतलब राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को नहीं पारित करता है, किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। यही मैंने ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकती। ठीक है, राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। स्टार वाले क्वेश्चन की पूछता है कि राष्ट्रपति, अभी एलटी का एग्जाम था शायद, उसमें आप पूछा था ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। तो ये ध्यान रखिएगा, हर लाइन में क्वेश्चन है, बट अब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये भरोसा नहीं है। अध्यादेश की शक्ति, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए अध्यादेश कितने में है, 123 में। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम लोग राज्यपाल का अध्यादेश पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है जब दोनों या दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है। इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है और इनके पास क्षमादान की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, तो देख लेते हैं। तो क्षमादान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। तो इसके तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। अभी किसने क्षमादान की याचिका डाली थी, कोई था, मुस्लिम ही, मर्डर ऑर्डर की थी, अपने बच्चे का क्या ध्यान नहीं आ रहा है, तो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा शायद नहीं माना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैन्य अधिकार, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए
भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो है लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात शक्तियां प्राप्त हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 ये क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, देश में लगाया जा सकता है या फिर राज्य में। देखिए, तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की स्थिति में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है भारत में। चलिए आगे भी देख लेते हैं नोट। आपातकाल की घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। अब परामर्श की शक्तियां देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श तो ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो न्यायालय ने परामर्श दिया है तो उसको वो माने ही। ठीक है, तो ये रहा अभी तक राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसके बारे में। अब ये आप लोग राष्ट्रपति तक पढ़ लीजिए, कल आप लोगों को जो उपराष्ट्रपति है वो पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसी से आज टेस्ट होगा, कल आपको सुबह आप उपराष्ट्रपति के बारे में देखने को मिल जाएगा, और भी जो आगे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।